अब देखिए हमने बेटा पावर पढ़ा था, तो पावर के अंदर पढ़ा था पावर इज इक्वल टू वर्क डन बटा टाइम। ये हम लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके थे। और इसको जैसे हमने थोड़ा सा सोल्व किया था बेटा, तो पावर वर्क डन को लिखा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम बेटा हमने लिखा था वेलोसिटी, तो पावर को लिखा था फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो इससे आगे है बेटा एनर्जी, और इसकी हमने यूनिट पढ़ी थी बेटा। पावर जो होता है, पावर की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, एसआई जो इसकी यूनिट होगी बेटा वो क्या होती है, वाट। क्या होती है, पावर की बेटा जो एसआई यूनिट होती है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट। और अगर मैं यहाँ से डिफाइन करूँ 1 वाट, तो 1 वाट किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन की यूनिट बेटा जूल, और टाइम की यूनिट सेकेंड, और ऊपर जाके इनवर्स। तो 1 वाट बेटा किसके बराबर निकल के आएगा यहाँ से, कि जो 1 वाट होता है वो बराबर होता है जूल पर सेकेंड के। किसके बराबर होता है बेटा, जूल पर सेकेंड के। ठीक है। और एक हमने बोलते हैं थोड़ी सी बड़ी पावर होती है इसकी, हॉर्स पावर यूनिट, और 1 हॉर्स पावर बेटा याद रखना 746 वाट के बराबर होती है। 1 HP जो होता है, 1 हॉर्स पावर, वो किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। तो ये बेसिक बातें बेटा हमने पढ़ ली थी, और आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेटा अपने पास है एनर्जी। देखें आप। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ बेटा टर्म आती है एनर्जी। क्या होती है रियल में, एनर्जी की डेफिनेशन लिखें, इट मे बी डिफाइन एज इट इज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। ये क्या होती है, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, या कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। वर्क करने की जो आपके पास क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, एनर्जी। और रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप किस रेट से, आप कितना जल्दी कितना फास्ट अगर आप वर्क कर रहे हो, वो पावर कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, पावर। ठीक है। बात करें कि एनर्जी बहुत सारी टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारी टाइप्स होती है एनर्जी की। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में, वो बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, ये बेटा सभी को पता है कि एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो जूल होती है। क्या होती है, जूल। और जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट, वो बेटा अर्ग होती है। क्या होती है, अर्ग होती है। और 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 जो जूल होता है बेटा वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूँ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना वर्क डन के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू बेटा अपने पास होती है ml/T-2। इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, ml/T-2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और इसके अंदर हम पहली टाइप्स स्टडी करेंगे, और पहली टाइप्स बेटा आपके पास आती है, वो आती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। पहली टाइप आती है, और पहली टाइप आपके पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट में बी डिफाइन एज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के कारण कोई एनर्जी अगर हमें मिलती है, इट में बी डिफाइन एज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा एनर्जी रिप्रेजेंट की जाती है, और ड्यू टू इट्स मोशन, अगर उसके मोशन के द्वारा, कि अगर वो बॉडी चल रही है तो वो कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करवाती है बेटा,
काइनेटिक एनर्जी। कौन सी कराएगी अपने पास? काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम पढ़ते हैं विंड मिल्स, पवन चक्कियां चलती हैं तो घूमती है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होती है। वहाँ पे उस पवन चक्कियों से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बनाते हैं। एक पर्सन चल रहा है, एक गाड़ी अगर आपके सामने चल रही है तो उसके द्वारा भी कौन सी एनर्जी रिप्रेजेंट की जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो कहता है इट में बी डिफाइन एज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो क्या कहलाएगी बेटा आपके पास? है काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। एक बार यहाँ तक सभी बच्चे उतार लें। हो गया सर, यस सर, हो गया सर। देखिए बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिए लिखें एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है, इसको प्रूफ करना है, इसका फॉर्मूला बेटा हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? लेट अस कंसीडर a body initially at rest। एक बॉडी इनिशियली रेस्ट की पोजीशन पे है। इफ F फोर्स अप्लाई ऑन बॉडी इट गेट एक्सेलरेटेड। ये एक्सेलरेटेड होती है विथ एन एक्सेलरेशन ए। ये ए एक्सेलरेशन से बेटा एक्सेलरेट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे मैं लिखूं सबसे पहले ए बी द acceleration of body, v be the final velocity of body। ए हमने माना है यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी और भी उसकी मानी हमने फाइनल वेलोसिटी। एक बार आप यहाँ पे समझने का काम करेंगे कि ये कोई सरफेस है बेटा, यहाँ हम एक बॉडी ले रहे हैं, इसके ऊपर बेटा हमने फोर्स अप्लाई किया और शुरुआत में रेस्ट की पोजीशन में है, तो इसका मतलब यू की वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ ये रेस्ट की पोजीशन में है तो यू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 0। ठीक है, और यू का मतलब बेटा यहाँ होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। और वी का मतलब यहाँ पे होता है फाइनल वेलोसिटी। शुरुआत में रेस्ट में था, जैसे ही बेटा हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाते ही मोशन करके यहाँ पहुंच गया है। अब कुछ ना कुछ ये डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो मैंने कहा s, कितना हो गया? s। और यहाँ पहुंचते पहुंचते इसने वेलोसिटी कितनी एक्सेलरेट कर ली या कितनी अटेन कर ली बेटा? a। और किस एक्सेलरेशन से? a एक्सेलरेशन से। तो शुरुआत में बेटा ये रेस्ट में था, जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया है ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ s और ये v स्पीड से यहाँ पहुंच गया और एक्सेलरेशन कितना लिया हमने? a। ये वैल्यू हमें पता है। हमें बेटा एनर्जी निकालनी है, एनर्जी मतलब वर्क डन निकालना है। तो आप मेरे को कोई बताए वर्क डन का फॉर्मूला? बेटा हम पढ़ चुके हैं, फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसको बेटा अगर मैं लिखूं तो न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स को लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन और इनटू क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास निकल के आई कि F बराबर m इंटू ए इंटू एस।
अब देखो मास ऑफ बॉडी तो m है ही, इसके बाद अगर हम बात करें a एक्सेलरेशन, अगर हम उस बॉडी का निकाल लें तो अगर मैं यहाँ लिख दूं कि वी नो दैट, बेटा ये इक्वेशन हमें पता होती है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर 2as, और हमने सेकेंड यूनिट में भी पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, वी स्केयर माइनस यू स्केयर बराबर 2as। तो फाइनल वेलोसिटी बेटा अपने कितनी है वी स्केयर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है बेटा, 2 एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट s। a की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, a की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो वी स्केयर अपॉन में 2as ना 2s सॉरी, वी स्केयर अपॉन में बेटा, और ये वैल्यू अपने पास निकल के आएगी 2s, ठीक है। पुट कर दो एक बार यहाँ पे, वर्क डन, मास, एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्केयर अपॉन में 2s, और इनटू क्या हो गया एस कैंसिल, और क्या फॉर्मूला निकल के आया 1/2 mv स्केयर, और यही फॉर्मूला होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए, और हम क्या निकालते हैं 1/2 mv स्केयर। तो ये मेन फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो हमने पढ़ा है कि रियल में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसके द्वारा जो एनर्जी रिप्रेजेंट की जाएगी बेटा वो काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी होगी? काइनेटिक। और यहाँ से हमने एक्सप्रेशन में निकाला भी है कि हमने एक बॉडी लिया जिसका मास m था, वो रेस्ट में थी, जब हमने उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया है वो एक्सेलरेटेड होगी विद एक्सेलरेशन a से। तो मेन फॉर्मूला बेटा हमने लगाया वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को बेटा हमने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये टर्म लिखी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और u की वैल्यू अगर 0 तो वी स्क्वायर माइनस 0 बराबर 2as, और a की वैल्यू बेटा हमने निकाली है और वी स्क्वायर अपॉन में 2s, ठीक है। और यही अपने पास का निकल के आया है फॉर्मूला। बोले बेटा यहाँ तक कर लेंगे सभी? बोले Yes, बेटा? sir. यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो बेटा एक बार यहाँ तक सभी ने उतार लिया है तो रेज योर हैंड्स, फिर हम आगे चलते हैं। देखें नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें एक छोटी सी रिलेशन आती है बेटा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। हमें इनके अंदर रिलेशन निकालने बेटा, और रिलेशन कह रहा है कि रिलेशन निकालनी आपको काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में। तो वी नो दैट, दोनों में देखें आप एक बार, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, और मोमेंटम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दोनों चीज का बेटा हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें बेटा तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास टर्म आती है 1/2 mv स्क्वायर। और अगर हम बात करें सबसे पहले बेटा मोमेंटम की, तो मोमेंटम अपने पास होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसमें एक रिलेशन हमें निकालनी है। तो हमें साफ साफ पता है कि हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में 1/2 mv स्क्वायर, इसको m से डिवाइड कर दूं और m से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और अगर हम इससे आगे बात करें 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा m, ठीक है। m इंटू एम ऊपर हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई m। और आप देख पा रहे हैं कि p की वैल्यू जो है वो mv होगी, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी p स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आसानी से लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, और इसको क्या लिख दें p स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। और ये रिलेशन निकल के आ गई बेटा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
पी स्क्वायर अपॉन में 2m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी स्क्वायर अपॉन में 2m। बोले कर लेंगे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बोले बेटा यहाँ तक आ जाएगा। यस सर। अब इसके Yes, नीचे sir. नोट बनाएं जो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आता है वो देखें। इफ ड्रा ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मास इफ पी कांस्टेंट। तो अगर मैं बात करूं पहला काम, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है बेटा, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मास। तो इसका हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं और इस ग्राफ को आपको अच्छे से याद रखना है। इधर ये एक्सिस काइनेटिक एनर्जी, ये एक्सिस मास, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो किसका ग्राफ बनेगा अपने पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। किसके प्रोपोर्शनल होगी, मास के। ठीक है, ये हम पहला इसका ग्राफ यहाँ से बना सकते हैं। दूसरे में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो दूसरी अपने पास क्या टर्म निकल के आती है वो देखें। दूसरी टर्म में तीसरी हम क्या कर लेते हैं, मास को अगर कांस्टेंट ले लें सबसे पहले, इफ m बराबर कांस्टेंट, अगर m बराबर यहाँ से क्या ले लें, कांस्टेंट, तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है। बोलो मास कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर। और मैं लिख सकता हूँ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्या लिख सकते हो, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसके बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे, बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, तो अगर दूसरे केस में बेटा मैंने क्या कांस्टेंट लिया है, दूसरे केस के अंदर मैंने मास को कांस्टेंट लिया है। मास कांस्टेंट तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी, और इसका मतलब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो इसके लिए जब भी आप ग्राफ निकालेंगे तो ये मैं ले लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी, इधर ले लेता हूँ मोमेंटम, और इसके लिए बेटा इस तरीके का ग्राफ आएगा ऐसे। ठीक है, तो याद रखना ओरिजिन से शुरू है, और इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर होता है। तो इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं जब हम इसके ऊपर पॉइंट रखते हैं। तो ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास मोमेंटम कांस्टेंट हो तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगा, जब अपने पास मास कांस्टेंट हो तो बेटा ये इस तरीके का आपके सामने क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ग्राफ हम एक और भी बना सकते हैं, और तीसरा मैं आपको फॉर शॉर्ट नॉलेज बता सकता हूँ। तीसरा ग्राफ में अगर ये हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए, ये भी तो हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, कांस्टेंट। अब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा यहाँ से, मास। इसके लिए जब आप वैल्यू निकालेंगे पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा, मास, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा, अंडर रूट m। बोलो इसके लिए क्या बना सकते हैं, अंडर रूट m। तो देखो जब अपने पास ये कंडीशन निकल के आएगी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट मास और P स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास अंडर रूट मास, ये निकल के आया है, तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनाए तो इसके लिए भी हम अपना ग्राफ इस शो के अंदर निकालेंगे कि सबसे पहले थोड़ी देर तो आपके पास ये चीज बढ़ती चली जाएगी। देखें एक बार, यहाँ तक एक बार स्क्रीन सभी ने उतार ली तो बेटा रेज योर हैंड्स, फिर हम थर्ड ग्राफ इसके अंदर बनाते हैं। यहाँ तक एक बार स्क्रीन सभी उतार लें बेटा। ओके सर। क्या देखें, इस ग्राफ के अंदर थोड़ा सा आपके पास एक ट्रिक लगेगी, ये आपके पास नॉलेज के लिए बता देता हूँ। आप खुद कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट बनानी है कुछ देर के बाद, तो थोड़ी देर के बाद आप मास बढ़ा रहे हो, लेकिन कुछ देर के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट।
तो आपको एक बात पता है, ये वैल्यू सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बटा 2m होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या रखनी है हमें, कांस्टेंट रखनी है। तो इसका मतलब थोड़ी देर तो आपके पास ये चीज बढ़ा रहे हो, लेकिन कुछ देर के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, कांस्टेंट। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बेटा, और इसको आप इसी टर्म में लिखेंगे, इधर रिप्रेजेंट करेगा मोमेंटम और इधर रिप्रेजेंट करेगा मास। अब आप कहोगे यहाँ पे भी तो जी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम था और यहाँ पे भी एम था, तो जब ये पॉइंट रखेंगे तो जितना मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसके अंदर ये इंक्रीजिंग ग्राफ इस तरीके का बनेगा ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ वो बॉडी का मास भी फिक्स हो जाएगा, बढ़ा रहे हो, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी, आप खुद कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जब कांस्टेंट बढ़ेगी तो मास बढ़ता जाएगा, कुछ देर के बाद आप क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ के कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मास बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी, मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, घटना। तो एक चीज बढ़ेगी तो एक घट जाएगी, और जब एक बढ़ेगी तो एक घटेगी, तो कुछ देर के बाद मोमेंटम भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी कांस्टेंट। और मोमेंटम भी जब कांस्टेंट हो जाएगा तो देखो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ जाके मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। कि आप कह रहे हो कि आपके हाथ में एक 5 किलो का पत्थर है और एक 10 किलो का पत्थर है, तो आप 5 किलो को फेंकोगे उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, 10 किलो वाले की स्पीड क्या होगी, कम। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम। और मास बढ़ रहा है, स्पीड घट रही है, तो इसका मतलब कुछ देर के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसलिए यहाँ हम इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे और कुछ देर के बाद ये टर्म क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। तो ये तीनों ग्राफ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे। बोले बेटा कर लेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। थैंक यू। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हेडिंग बनाई बेटा, और नेक्स्ट आपके पास आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट आपके पास डेरिवेशन जो निकल के आता है बेटा, वो आपके पास आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम आपके पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम work done by net force in displacing Sir, what? a body is equal to change in kinetic energy of body, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। और इसका फॉर्मूला होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये फॉर्मूला होता है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। देखें ध्यान से, तो सबसे पहले कहता है आपके पास कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दूसरी भाषा में मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्योंकि बेटा v फाइनल वेलोसिटी होती है और u आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, मास क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये चीज फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और वर्क डन का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो क्या कहता है, किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह अगर हम डिस्प्लेस करते हैं किसी फोर्स के द्वारा, तो कहता है कि उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सपोज दैट मैं कहूँ यहाँ पे कि शुरुआत में कोई बॉडी है
और वो u वेलोसिटी से चल रही है। किससे चल रही है? u वेलोसिटी से। अब वो रेस्ट में नहीं है, तो इस टाइम उसकी एनर्जी बताओ क्या होगी? 1/2 mu स्क्वायर। अब आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स और लगा दिया, ठीक है, तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई। अब यही बॉडी बेटा, और यही बॉडी किस वेलोसिटी से चलने लग गई? v वेलोसिटी से। अब यही जब शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी थी? 1/2 mu स्क्वायर, ठीक है। अब हमने कुछ फोर्स और लगा दिया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v होगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई? 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगी इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होगी? इनिशियल। और टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 1/2 mv स्क्वायर में से 1/2 mv स्क्वायर, तो यही क्या कहलाती है? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या कहलाती है? वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसका प्रूफ लिखें इसके नीचे। हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। लेट अस कंसीडर a body of mass m having initial velocity u and final velocity v। फाइनल वेलोसिटी हमने v मान ली। a be the acceleration of body। इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना बता रहा है आपके पास? a be the acceleration of the body। एक बार यहां तक सभी बच्चे उतारने बेटा। यहाँ तक जो स्क्रीन के ऊपर है वो सभी उतार लें। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। थैंक यू बेटा। सर हो गया। थैंक यू लोग। देखें, सर हो गया। बात करें रियल में हम एनर्जी निकालें तो वी नो दैट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि वर्क डन जो होता है बेटा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यही वैल्यू हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। और न्यूटन के सेकंड लॉ से हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स होता है बेटा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। जो फोर्स की वैल्यू है अपने पास वो अपने पास मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप खुद बताएंगे एक बात मेरे को कि हमने यही तो कंडीशन माननी है कि ये इनिशियल बॉडी यहाँ है और यू वेलोसिटी से चल रही है। जब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है क्या? एफ। कुछ टाइम के बाद, मान लो टी टाइम के बाद, और इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई? v। बोलो कितनी बन गई? v। तो मान लो पहले ये यहाँ रखी है a पे, उसके बाद ये कहाँ पहुंच गई? b पे। पहले ये बेटा कहाँ रखी है? a पॉइंट पे, उसके बाद ये कहाँ पहुंच गई? b पॉइंट पे। तो कुछ ना कुछ ये डिस्प्लेस हुई है। बोलो कुछ ना कुछ क्या हुई है? डिस्प्लेस। तो ये a से b डायरेक्ट तो नहीं गई होगी, तो कुछ ना कुछ स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया होगा भाई। ds, फिर थोड़ी देर के बाद ds, फिर ds, फिर ds, और ऐसे ds को हमने जोड़ा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा? s। क्या हो जाएगा? s। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर स्मॉल स्मॉल वर्क डन निकालो आप, स्मॉल, और फिर आप क्या करो, या तो समीशन कर दो और या इंटीग्रेशन कर दो। दो ही चीज होती है टोटल चीज निकालने के लिए। समीशन का मतलब भी बेटा ऐड करना होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है? ऐड करना। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ लिखूं स्मॉल वर्क डन dw, तो dw को निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? f.ds। बोलो कर सकते हैं यहाँ से। अब आप मेरे को बात बताएं, अभी अभी तो आपने लिख रखा है यहाँ पे कि फोर्स है एग्जैक्टली किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ds। कर लिया? इसको भी लिख लो m। और आप सभी क्या करें कि इसकी जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू बेटा हमने यहाँ से निकाल ली है, और एक्सेलरेशन को पुट कर लो
और एक्सेलरेशन को आप यहाँ पुट कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन को क्या पुट कर सकते हैं बेटा, dv अपॉन में dt, और इनटू आपके पास क्या आ गया, ds। बोलो कर लेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है बेटा कि हमने क्या लिखा है, dw को f डॉट ds, ठीक है, और जब dw को हमने f डॉट ds लिखा है तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं बेटा ये वैल्यू m dv अपॉन में dt, और इनटू क्या हो जाएगा, ds, और एक्सेलरेशन को हमने तोड़ के ये लिखा। अब मैं इसको भी थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ, dw m, और इस टर्म को मैं क्या लिख लेता हूँ एक बार, ds अपॉन में dt और इनटू dv। क्या कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हमने क्या किया है, सिर्फ यहाँ से यही तो वैल्यू निकाली है कि जो ds बटा dt है इसके नीचे dt को लिखा है, dv को बाहर ले लिया। और आप एक बात बताएं मेरे को कि ये जब वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है तो ds बटा dt ही क्या होती है, वेलोसिटी। बोलो क्या होती है, वेलोसिटी। तो m ये क्या होगी, वेलोसिटी, और इनटू क्या हो गया, dv, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना है। अब इंटीग्रेशन बेटा आपने शुरुआत की जो यूनिट पढ़ी होगी, पहली यूनिट, उससे पहले आपने मैथमेटिकल टूल्स पढ़े होंगे, ठीक है, और उनमें आपको पढ़ा होगा इंटीग्रेशन का रूल। जैसे बेटा मेरे को करना है x dx का इंटीग्रेशन, तो आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन में इसकी पावर यहाँ पे कितनी है बेटा, 1, तो एक पावर बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो, ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। जैसे बेटा अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो एक पावर बढ़ाओ तो एक पावर कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब, और बटा कितना आ जाएगा, 3। अगर मैं कहूँ डिफरेंशिएशन करो, डी बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या करो, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में याद रखना ये 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे, पावर जो है ये बेटा आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। तो x की पावर कितनी थी, 2, और एक पावर कम हो गई तो कितनी हो जाएगी, 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का रूल होता है बेटा कि जो भी चीज आपके पास गिवन है, जो वेरिएबल गिवन है, उसकी पावर जो है उसमें एक ऐड करो और उसी से आप डिवाइड करो, ठीक है। डिफरेंशिएशन का रूल है कि जो पावर है उसको आगे ले आओ मल्टीप्लाई में और एक पावर कम करके लिख दो। बोलो ये दोनों बातें समझ में आई बेटा, ये इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के रूल हैं जो +2 मैथ में आप पढ़ेंगे और बेसिक टूल में आपने पढ़े भी होंगे। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ सर। अब देखें हमें इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है, ये सिंबल बेटा इंटीग्रेशन का होता है जो मैंने ये लगाया, ठीक है। इंटीग्रेशन dw, इंटीग्रेशन mv और dv, ये वैल्यू हमने निकाली है। आप देखो ये यहाँ पे लगाते हैं हम लिमिट बेटा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 0 से 5, तो शुरुआत में वैल्यू कितनी थी, 0, और लास्ट में कितनी होगी, 5, तो यहाँ तक की टोटल चीज काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज होती है अपनी लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं बेटा अपर लिमिट। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को बेटा क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ इंटीग्रेशन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको कहें कि आपके पास यही था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और dx, और आपको कहें कि आप पहले x बराबर 1 पे हैं और फिर x बराबर 5 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो लोअर लिमिट बेटा आपकी 1 और अपर लिमिट बेटा आपकी 5, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा x की क्यूब बटा 3, एक पावर बढ़ाई उसी से डिवाइड किया, फिर इसकी लिमिट रखो आप, ये लोअर कितनी है 1, अपर कितनी बेटा 5, इसके अंदर पुट कर दो अपर लिमिट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला होता है ये, तो 1/3 को तो आप चाहे बाहर निकाल लो। अब x की जगह पर पुट करो, तो x की जगह पर पुट करोगे तो 5 की पावर 3, फिर माइनस, फिर लोअर पुट करो x की जगह कितना 1, तो कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/3 125 माइनस का 1, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ तक की, ठीक है। तो हम 1 पे खड़े थे और 5 तक पहुंचे तो कितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल की, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यही मेथड हम यहाँ पे करेंगे। तो कोई भी बच्चा मेरे को बताएगा
कि जब ये बॉडी शुरुआत में चलना शुरू किया था तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी बेटा? बोलो। यू शब्द। अब की बार जीरो नहीं थी, अब की बार मैंने क्या माननी थी? यू। और फाइनल जब हमने निकाली थी तो बेटा कितनी निकाली थी हमने? वी। तो इसका मतलब लोअर लिमिट अपनी कितनी बन गई? यू। और फाइनल जाके अपनी कितनी बन गई? वी। लिमिट आ गई अपने पास। दूसरी चीज बेटा याद रखना कि कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं तो आपस में कट जाते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ करना, सम करना। डिफरेंशिएशन का मतलब सब्ट्रैक्ट करना। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। इसका मतलब डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, तो क्या? डब्लू। याद रखना जब भी कहीं ऐसा लिखा मिल जाता है तो इसका मतलब होता है डी का डिफरेंशिएशन, और इस सिंबल का मतलब होता है बेटा इंटीग्रेशन। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं इसलिए काट दिया जाता है। क्या काट दिया जाता है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिल्कुल अपोजिट होते हैं इसलिए इनको बेटा काट दिया जाता है। ठीक है, काट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आया डब्लू, ठीक है, टोटल वर्क डन। यहाँ बात करते हैं एम एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब मैंने आपको वही चीज बताया था, देखो वी डीवी का इंटीग्रेशन बताओ तो इसकी पावर बेटा कितनी है? बोलो कितनी है? 1। बोलो v की पावर कितनी है बेटा? 1। और इसका इंटीग्रेशन करो तो एक पावर बढ़ाऊं तो कितना हो जाएगा? 2। और 2 से ही क्या करेंगे? डिवाइड। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ मैं आसानी से लिख सकता हूँ v स्क्वायर अपॉन में 2 और इसकी लिमिट u से क्या बन जाएगी? बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आ जाएगा बेटा अब तक, यहाँ तक? यस सर। अब आप क्या करो m, और मैंने आपको सिखाया था कि 2 को ले लो आप बाहर, ले लिया आपने बाहर। अपर लिमिट माइनस क्या करोगे? लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपके पास बेटा क्या है? v। तो v की जगह v पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? v स्क्वायर। और v की जगह u पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? u स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास निकल के आएंगी। अब आप क्या करोगे? वर्क डन बराबर 1/2m, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 स्क्वायर और 1/2 में यू स्क्वायर। क्या बोलो आपने यही इसी के अंदर देखा था कि नहीं देखा था? जो मैंने शुरुआत में थ्योरम लिखाई थी, और इसको क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको समझाना था और वो आपको बहुत धीरे धीरे आपको बता दिया है। रियल में हमने बात की है कि वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन की बात करें तो बेटा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स निकाला बेटा यहाँ से तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को तोड़ दिया बेटा डीवी अपॉन में dt इनटू ds। ds बटा dt क्या हो गया? v। तो ये टर्म क्या बन गया? mv dv। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन dw mv dv, u से क्या गए? v। m बाहर निकाला तो अपर लिमिट ना, सॉरी, हमने v dv का इंटीग्रेशन करना था तो एक पावर बढ़ाई 2 से डिवाइड, तो एक पावर बढ़ाई तो 2 आ गया डिवाइड बाई 2। u से क्या कर लिया हमने? v। m/2 अपर लिमिट बेटा माइनस है लोअर लिमिट, अंदर मल्टीप्लाई करके, और ये रिजल्ट बेटा हमने निकाल दिया। बोलो समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। सभी बच्चे उतार ले आसानी से, जल्दी से सभी बच्चे उतार लें। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। सर हो गया। हो गया सर। ओके बेटा, ओके। यस सर। तो अपनी क्लास का टाइम भी बेटा बहुत कम बचा है, अपना नेक्स्ट टॉपिक नहीं हो पाएगा, पोटेंशियल एनर्जी काफी लेंगे। तो आज की क्लास है बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
और आज आपको पढ़ाया है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये चीज बेटा आपको पढ़ाई है, इसको अच्छे से पढ़ें। और दूसरा, आप सभी को पता है जो यूनिट टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करें। और आपका जो कल का यूटी है उसके अंदर सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें। थैंक्स फॉर टुडे, रेज योर हैंड्स बेटा। थैंक यू। म्यूट कर दो।